नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस में स्वागत है। आज तारीख है 5 नवंबर और एईडीओ के लिए जो हमने कल से प्रैक्टिस शुरू किया है उसका दूसरा सेट होगा। ये एक बहुत ही जेन्युइन सा सवाल पूछ रहे हैं स्टूडेंट्स, जो पूछना ही चाहिए आपको अगर आप वाकई कंसर्न है तो, कि किस प्रकार का सवाल पूछा जा सकता, मतलब किस स्तर का आएगा, बीपीएससी स्तर का आएगा या बीएसएससी स्तर का आएगा या फिर कोई एक स्तर होता है, क्योंकि पहली बार इस तरह का एग्ज़ाम हो रहा है। तो जहाँ तक मुझे लग रहा है, मेरी समझ में है, क्योंकि ये एग्ज़ाम भले ही इसमें बीएसएससी का सिलेबस लिया गया हो, लेकिन एग्ज़ाम के बाद जो पद मिलेगा वो बिल्कुल ही अलग है। बिहार शिक्षा पदाधिकारी जो हैं उनका पद मिलेगा आपको। तो इसके कारण से मुझे जैसा लग रहा है कि बीपीएससी पीटी जो है या डीएसओ आप एग्ज़ाम मान सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट स्टैटिस्टिकल ऑफिसर का जो एग्ज़ाम होता है, जो हाल ही में रिजल्ट भी आया उसका पीटी का, उस लेवल का सवाल रहेगा। यानी कि सवाल का स्तर आसान जीएस में नहीं होने जा रहा है, ना तो रीजनिंग में होगा। रीजनिंग का तो जो स्तर है वही स्तर का आएगा, लेकिन जो जीएस का पेपर है इसमें कहीं से भी सवाल वन लाइनर टाइप के रहेंगे, ऐसी संभावनाएं कम है। मिक्स रह सकता है, जैसे बीपीएससी में पहले पूछा जाता था कि 2-4 सवाल 10 सवाल स्टेटमेंट बेस्ड रहेंगे और बाकी सवाल जो है वो वन लाइनर फैक्ट पर रहेंगे। तो इसी लेवल का प्रश्न आएगा। प्रश्न कोई आसान स्तर का आपका नहीं होगा। तो प्रैक्टिस करने के दौरान आप दोनों का प्रैक्टिस करें, स्टेटमेंट वाले सवालों का भी प्रैक्टिस करें, जैसे बीपीएससी पीवाईक्यू, यूपीपीएससी पीवाईक्यू लगा सकते हैं, और वन लाइनर भी लगाएं, जैसे एसएससी का लूसेंट के जो सवाल आते हैं, बीएसएससी के सवाल आते हैं, बिहार एसआई के होते हैं कई सारे, तो लूसेंट में जा कर के आप वो सब वन लाइनर फैक्ट भी लगाएं। तो लूसेंट और साथ में घटना चक्र दोनों ही लगाएं, सही रहेगा। ये अपना क्विज सेट चलता है, कल भी कई सारे बच्चे जुड़े हैं, जुड़िएगा आप भी। डेली होता है, डे बाय डे 100 के करीब में आपको एमसीक्यू मिलेगा, और मैथ्स रीजनिंग का भी 15 सेट मैं उपलब्ध करवा दूंगा, वो भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। देखिए आज का क्या है। पहला सवाल, कल हमने 30 नंबर सवाल तक कर लिया था, आज 31 से करना था। सवाल का स्तर जो मैंने इस वाले सेट में रखा है वो अच्छे स्तर के सवाल हैं, लेकिन आने वाले सेट में हम लोग थोड़ा सा इस स्तर को कम भी करेंगे। देखिए पहला सवाल आज का क्या है कि कैबिनेट मिशन 1946 के संदर्भ में रियासतों के प्रतिनिधि के बारे में क्या प्रावधान किया गया। रियासतों के जो प्रतिनिधि थे, क्या उनको मनोनीत करना था, क्या उनका चुनाव होता, कैसे उनको चुना जाता। तो ब्रिटिश सरकार द्वारा मनोनीत किए जाते थे, उन्हें रियासतों के प्रमुख द्वारा मनोनीत किया जाता था, उन्हें सीधे रियासतों के लोगों द्वारा निर्वाचित किया जाता था, उन्हें ब्रिटिश भारत और रियासत के बीच एक संयुक्त समिति द्वारा निर्वाचित किया जाता था। तो इसका आंसर बी हो जाएगा, उन्हें रियासतों के प्रमुख द्वारा मनोनीत किया जा रहा था। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा, कॉन्स्टिट्यूशनल जो असेंबली था, उसमें ब्रिटिश भारत के प्रतिनिधियों का चुनाव प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा किया जाना था, जबकि रियासत के प्रतिनिधि को संबंधित रियासत के प्रमुख द्वारा मनोनीत किया जाना था। इसके कारण से कई सारे रियासत के जो प्रमुख हैं, राजा महाराजा उस समय के, वो संविधान सभा में शामिल थे। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। जैसे दरभंगा के जो महाराज थे वो भी इसमें शामिल थे। 1853 के चार्टर एक्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। आपसे 1853 के एक्ट के बारे में सवाल पूछा गया। अभी हम लोग एक्ट कर रहे हैं बंधुओं, 1773 से लेकर के 1935, और उसके बाद से क्रिप्स मिशन, कैबिनेट मिशन इत्यादि जो हैं उनसे जुड़े हुए फैक्ट्स को कर रहे हैं। इसके बाद हम लोग अलग अलग आंदोलन को कर लेंगे, फिर एंग्लो मैसूर वॉर, एंग्लो कर्नाटिक वॉर जो है उसको भी हम लोग कर लेंगे। 3 यहाँ पर स्टेटमेंट दिए गए हैं। इसने भारतीय सिविल सेवा के लिए खुली प्रतियोगिता प्रणाली की शुरुआत की, इसने कंपनी के शासन का विस्तार किया, लेकिन निर्दिष्ट अवधि के बिना इसने पहली बार गवर्नर जनरल की परिषद में कमांडर इन चीफ को शामिल किया। यहाँ पर 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं, 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं, 4 ऑप्शंस में से आपको आंसर निकालना है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा और क्या पूछा है, फिर से आप भूल रहे हैं, कौन सा सही है या गलत पूछा है, ये ज़रूर एग्जाम में भी ध्यान में रखना है, इसके कारण से गलत हो जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा पहला और दूसरा जो है बिल्कुल सही दिया हुआ है, तीसरा यहाँ पर गलत दिया हुआ है, तीसरा गलत दिया है। कमांडर इन चीफ 1784 से गवर्नर जनरल के परिषद का सदस्य था, न कि पहली बार 1853 में बना है। 1784 अर्थात पिट्स इंडिया एक्ट के पश्चात से ही वह सदस्य बना हुआ था। अगला सवाल है कि निम्न से किस अधिनियम ने बम्बई और मद्रास के गवर्नरों को उनकी विधायी शक्तियां पूरी तरह से छीन ली थी। किस अधिनियम के द्वारा उनकी विधायी शक्तियां, मतलब कानून बनाने की शक्ति को विधायी शक्ति कहते हैं बंधुओं, तो वो छीन ली गई थी, ये पूछा गया है आपसे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 33 का आंसर हो जाएगा सी, अर्थात
1833 के चार्टर एक्ट द्वारा ये शक्तियाँ छीन ली गई, क्योंकि 1833 में गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल नाम दे दिया गया और विलियम बेंटिक जो था उसको पहली बार भारत में गवर्नर जनरल बनाया गया। तो इसको भी याद रखिएगा, भारत का गवर्नर जनरल। इसका आंसर सी हो जाएगा। 1833 का चार्टर एक्ट है, काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है। यह शक्ति बाद में 1861 के अधिनियम द्वारा बहाल की गई थी। फिर से 1861 के अधिनियम के द्वारा जो बम्बई और मद्रास का प्रांत था, ध्यान दीजिएगा, भारत में 3 मुख्य रूप से गवर्नर के स्टेट बनाए गए थे। एक था कलकत्ता, एक था बम्बई और एक था मद्रास। लेकिन कलकत्ता से ही शासन चल रहा था पूरे ब्रिटिश भारत का, तो कलकत्ता के अंतर्गत सारी शक्तियाँ केंद्रीकृत की गई कई बार, और कई बार विकेंद्रीकृत की गई। कई बार बांट दिया गया शक्तियों को, कई बार कम कर दिया गया। समय समय ये ब्रिटिशर्स ने किया था, तो इसका आंसर याद रखिएगा। 1935 के भारत सरकार अधिनियम के तहत किस विषय पर प्रांतीय विधानमंडल कानून बना सकता था, पूछ रहा है। किस विषय पर प्रांतीय विधानमंडल 1935 एक्ट के तहत में पूछ रहा है आपसे। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, कराधान, टैक्सेशन पर मैं बना सकता था। इसका आंसर सी हो जाएगा। बाकी ये जो हैं, ये इस पर केंद्र जो है, उस समय का जो केंद्र है उसी के द्वारा कानून बनाया जा सकता था, और आज भी इन मुद्दों पर केंद्र के द्वारा ही कानून बनाया जाता है। जैसे भारतीय रेलवे, जैसे डिफेंस, जैसे विदेश मामले, और क्या है केंद्र सरकार का, संचार। ये जो 4 होते हैं ना, इनको कोर माना जाता है केंद्र की शक्तियों का, और ये चारों केंद्र सरकार हमेशा ही अपने पास में ही रखती है। इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला सवाल है कि मार्ले मिंटो सुधार। मार्ले मिंटो सुधार 1909 की बात हम लोग कर रहे हैं। निम्नलिखित में किस वर्ग को पृथक प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया। बहुत ही आसान सवाल है, तो इसका आंसर हो जाएगा मुस्लिमों को दिया गया। पृथक प्रतिनिधित्व का मतलब क्या होता है, सेपरेट रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है कि कोई मुस्लिम लीडर है तो उसको मुस्लिम जनता ही वोट करेगी, उसको मुस्लिम जनता ही वोट करेगी। तो इससे क्या होगा भाई, इससे तुष्टीकरण की राजनीति पहली बार भारत ने देखी। जो हिंदू मुसलमान हजारों वर्षों से एक साथ रहते हुए आ रहे थे, उन लोगों को पहली बार महसूस हुआ कि हम हिंदू और मुस्लिम हैं, 2 अलग अलग हैं। उससे पहले उन्हें महसूस नहीं हुआ था। कई सारी किताबें लिखी गई, इंडियन मोहम्मडन इत्यादि इत्यादि, इसमें ये बताया गया कि बांटो और राज करो का सिद्धांत अगर हम भारत में लागू करते हैं तो हम भारत में अधिक दिनों तक शासन कर पाएंगे। और इसी को सने सने धीरे धीरे करके लागू किया गया। उसका पहला जो है आधिकारिक उदाहरण वो यही है, 1909 का एक्ट है। इससे पहले 1906 में ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना होती है। इसमें भी अंग्रेज़ों ने ही मदद किया था। इससे पहले, इस मुस्लिम लीग की स्थापना से पहले, मुस्लिम जो बड़े नेता थे उनको शिमला बुलाया गया, शिमला में कॉन्फ्रेंस किया गया। उनको ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा उनको बोला गया कि आपको हम सपोर्ट कर रहे हैं, आप आगे बढ़िए और आगे बढ़ कर के अपना एक अलग राजनीतिक धारा तय कीजिए। इसको भी याद रखिएगा, इसका आंसर सी हो जाएगा। 1919 के भारत सरकार अधिनियम के तहत कौन से विषय हस्तांतरित थे। तो शिक्षा और स्वास्थ्य जो था ये हस्तांतरित था। इस पर प्रांत के लेजिस्लेटिव काउंसिल के द्वारा काम किया जा सकता था। बाकी जो मुद्दे हैं वो आरक्षित थे, उस पर प्रांत के गवर्नर जनरल के द्वारा ही काम किया जा सकता था। निम्न से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन की शुरुआत की जिसे कभी लागू नहीं किया गया। शुरुआत की जिसको कभी लागू नहीं किया गया, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 1935 का भारत सरकार अधिनियम। 1935 का भारत सरकार अधिनियम के द्वारा केंद्र में क्या किया गया भाई, केंद्र में द्वैध शासन की शुरुआत की, आरक्षित और हस्तांतरित की, लेकिन वो कभी लागू ही नहीं हो पाया। प्रांतों में तो 1919 के एक्ट के द्वारा ही प्रांतों में द्वैध शासन लाया गया, जिसके तहत में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए आपके दिमाग में। द्वैध शासन का तात्पर्य यहाँ पर कुछ विषय आरक्षित होंगे और कुछ विषय हस्तांतरित होंगे। हस्तांतरित पर वहाँ की लेजिस्लेटिव जो काउंसिल है वो कार्य कर सकेगी, कानून इत्यादि बना सकेगी, और आरक्षित पर गवर्नर जनरल और उनके 4-5 जो मित्र कल मैंने समझाया था एग्जीक्यूटिव काउंसिल, वो काम कर पाएगी। तो इसको भी याद रखिएगा, इसको याद रखिएगा। अगला सवाल है 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए किस अधिनियम को एक एक्ट ऑफ सेटलमेंट के रूप में जाना जाता है। तो ये 1781 का जो संशोधन अधिनियम है इसको एक्ट ऑफ सेटलमेंट भी कहा जाता है। कल का अगर वीडियो नहीं देखा है तो कृपया जा करके उसको देखिएगा, बहुत बेहतरीन तरीके से मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट कुछ समझाए हैं। इसका आंसर ए हो जाएगा। AEDO नाम से प्लेलिस्ट ही बना दिया है, उसमें सारे AEDO से रिलेटेड अब जितने भी वीडियो आएंगे वो आपको दिख जाएगा।
देखिए इसका एक्सप्लेनेशन क्या है कि 1781 संशोधन अधिनियम को 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए एक्ट ऑफ सेटलमेंट, दरअसल में 1773 में जब कानून लाया गया तो कर्नवाल, उस समय जो वायसराय था वॉरेन हेस्टिंग्स, वो नाराज़ हो गया क्योंकि उसके कई सारे कुकर्मों पर रोक लग गई थी। वॉरेन हेस्टिंग्स बहुत ही खराब गवर्नर जनरल था और बहुत भ्रष्ट था। नंद कुमार की, जिसको कहा जाता है नंद कुमार की न्यायिक फांसी, उसको भ्रष्टाचार के केस से फंसा करके फांसी दे दिया गया। बहुत सारा धन लूट करके यहाँ से जाना चाह रहा था। कंपनी को भी, यहाँ की तक कि ईस्ट इंडिया कंपनी को भी उसने कहीं का नहीं छोड़ा, उसको भी लगभग में उसने कर्ज में डूबी हुई कंपनी बना दिया। तो जब 1773 के एक्ट के द्वारा कुछ प्रयास किए गए कि इनके भ्रष्टाचार पर रोक लगाया जाए, तो वॉरेन हेस्टिंग्स जैसे जो लोग हैं वो चिढ़ गए। उसके बाद 1781 के एक्ट आता है जिसके द्वारा कुछ उसको सहूलियत दी जाती है, कराई जो किया गया था उसको कम कर दिया जाता है। इसने गवर्नर जनरल उनकी परिषद को सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार से बाहर कर दिया। बस यही चीज़ है, सुप्रीम कोर्ट का क्षेत्राधिकार से गवर्नर जनरल को और उनकी काउंसिल को बाहर कर दिया, जिससे आप जो मर्जी आप वो करें, आपके ऊपर कोई रोक नहीं होगा। कैबिनेट मिशन योजना 1946 के तहत अंतरिम सरकार में वायसराय की कार्यकारी परिषद, फिर से आपके दिमाग में झट से आ जाना चाहिए, वायसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल अर्थात अमेरिका के राष्ट्रपति और उनके इर्द गिर्द के कुछ जो मंत्री बनाए गए, पोर्टफोलियो दिया गया है, उन लोगों की हम लोग बात कर रहे हैं। हम संसद की बात नहीं कर रहे हैं, अमेरिका के काउंसिल की, अमेरिका के कांग्रेस की बात नहीं कर रहे हैं, भारत के संसद की बात नहीं कर रहे हैं। हम किसकी बात करें तो वायसराय का एग्जीक्यूटिव काउंसिल की हम लोग बात कर रहे हैं। पूछ रहा है कितने सदस्य शामिल होने थे, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी, 14 व्यक्ति शामिल थे, 14 मेंबर शामिल थे। 6 कांग्रेस के इसमें थे, 5 मुस्लिम लीग के और 3 अल्पसंख्यक शामिल थे। तो मुस्लिम लीग अगर हो गए तो 3 अल्पसंख्यक कौन थे, वी डोंट नो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला है 1947 के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के तहत रियासतों के पास निम्न से कौन सा विकल्प उपलब्ध था। उस समय मुस्लिम अल्पसंख्यक घोषित नहीं हुए थे बंधुओं, ये विभाजन के बाद अल्पसंख्यक घोषित हुए हैं अपने देश में, ठीक है। नेहरू लियाकत समझौता, नेहरू लियाकत समझौता, अब ये क्या है भला भाई। इसी के कारण भारत के संविधान में आर्टिकल 30-31 में जो दिया गया है किसका प्रावधान दिया गया है, तो माइनॉरिटी के लिए जो प्रावधान बनाए गए हैं वो इसी समझौते के परिणाम स्वरूप बनाए गए, ताकि हमारे देश में विभाजन के पश्चात जो मुस्लिम रह गए हैं वो खुद को असुरक्षित ना महसूस करें। ऐसा ना हो कि जैसा पाकिस्तान में हिंदुओं के साथ किया गया वैसा हिंदुस्तान में मुस्लिमों के साथ कोई अत्याचार ना हो। इसलिए माइनॉरिटी का दर्जा दे करके संविधान में इसको शामिल किया गया कि हमारे संविधान में आपके लिए सुरक्षा का जगह बनाया गया है। तो उस माहौल को याद कीजिए जब धर्म के आधार पर 2 देश बन गए तो कितने डरे हुए होंगे दोनों पक्ष के लोग, हिंदू मुस्लिम। तो इसके कारण से इस प्रकार के प्रावधान लाए गए थे। अब तो जनसंख्या भी 20 करोड़ के ज़्यादा है मुस्लिमों की। देखिए अगला टॉपिक क्या, अगला सवाल क्या है कि 1947 के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के तहत रियासतों के पास निम्न से कौन सा विकल्प उपलब्ध था। तो केवल भारत के डोमिनियन में शामिल होना, केवल पाकिस्तान के डोमिनियन में शामिल होना, अगला है कि भारत या पाकिस्तान के डोमिनियन में शामिल होना या स्वतंत्र रहना, और ऑप्शन डी दिया हुआ है भारत या पाकिस्तान के डोमिनियन में शामिल होना लेकिन स्वतंत्र रहने की अनुमति नहीं थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी, भारत या पाकिस्तान के डोमिनियन में शामिल होना या स्वतंत्र रहना, ये 3 उनको विकल्प दिया गया था। तो जिसमें मैक्सिमम ने भारत या पाकिस्तान को चुन लिया। हैदराबाद ने स्वतंत्र रहने की कोशिश की तो उसको ऑपरेशन पोलो के द्वारा भारत में मिलाया गया, और कश्मीर जो है वो विवाद का मुद्दा बन गया क्योंकि अंत में उन्होंने क्या किया, हस्ताक्षर करने बहुत देर कर दी, जिसके कारण से वहाँ के कुछ हिस्सों पर पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला सवाल है कि किस अधिनियम ने ईस्ट इंडिया कंपनी को अपने प्रादेशिक संपत्ति को अगले 20 वर्षों के लिए बनाए रखने की अनुमति दी। तो 1793 के चार्टर एक्ट के द्वारा दिया गया, बी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला सवाल देखिए क्या है कि 1935 के भारत सरकार अधिनियम ने बर्मा को भारत से अलग कर दिया 1935 को। इसके अलावा इसने निम्न से किन 2 प्रांतों को भी बनाया था। ठीक है, इसमें बर्मा तो अलग हुआ ही, लेकिन इसके अलावा 2 और प्रांत बनाए गए थे इसमें। वो आपसे पूछा जा रहा है कि कौन से 2 और प्रांत बनाए गए थे, इसके बारे में बताना है आपको। इसका आंसर क्या हो जाएगा, एक है उड़ीसा, एक है उड़ीसा और एक है सिंध। इस समय बनाया गया था। सिंध को बम्बई जो प्रांत है उससे अलग किया गया था, और जो उड़ीसा है वो उस समय के बिहार में शामिल था, तो बिहार से उसको अलग किया गया था। इसका आंसर सी हो जाएगा।
अगला है क्रिप्स मिशन 1942 को भारत महात्मा गांधी द्वारा पोस्ट डेटेड चेक क्यों कहा गया था? क्योंकि इसमें वादे किए गए थे, कस्में, वादे, प्यार, वफा सब इत्यादि किया गया था। तो और ये वादे क्या थे कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद हम देखेंगे। तो इसीलिए वो गांधी जी ने बोला कि भाई सेकेंड वर्ल्ड वॉर तो आप हार रहे हैं, हिटलर को आप नहीं रोक पाएंगे, पोस्ट डेटेड चेक दे रहे हैं, वो भी ऐसे बैंक का जो बैंक टूटी हुई है, इसमें जोड़ दिया गया था अंत में। क्योंकि मिशन ने तुरंत पूर्ण स्वतंत्रता की पेशकश की, क्योंकि प्रस्ताव युद्ध के बाद लागू होने थे, क्योंकि मिशन ने मुस्लिम लीग की मांग को स्वीकार कर लिया था, क्योंकि यह एक संवैधानिक गतिरोध को हल करने में विफल रहा, क्योंकि प्रस्ताव जो है क्रिप्स मिशन के प्रस्ताव ये युद्ध के बाद लागू होने थे। इसीलिए गांधी जी ने इसको कहा पोस्ट डेटेड चेक है ये, और वो भी ऐसे बैंक का जो बैंक डूबने वाली है। नेक्स्ट सवाल देखिए क्या है। नेक्स्ट सवाल है कि निम्न से किस अधिनियम ने पहली बार भारत में एक उच्चायुक्त के कार्यालय का सृजन किया, जिसे लंदन में स्थापित किया गया था? तो 44 का आंसर क्या हो जाएगा? 1919 का भारत सरकार अधिनियम था। 1919 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा एक उच्चायुक्त हाई कमिश्नर का कार्यालय का सृजन किया गया, जिसे लंदन में स्थापित किया गया। तो उसके वेतन भत्ते सब कुछ यहीं से जाता था। इसका आंसर सी हो जाएगा। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल सदस्यों की संख्या कितनी निर्धारित की गई थी? ध्यान दीजिएगा, कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अनुसार से पूछा जा रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन है 389, 296, 402, 350। तो इसका आंसर हो जाएगा 389 थे। इसका आंसर ए हो जाएगा। 389 याद रखिएगा, क्योंकि छोटे छोटे जो नंबर वाले फैक्ट्स होते हैं बच्चे भूल जाते हैं एग्जामिनेशन में। इसका आंसर ए हो जाएगा। देखिए इसमें क्या है, कैबिनेट मिशन योजना ने संविधान सभा के लिए 389 सदस्यों का प्रावधान किया था। इसमें से 292 सदस्य ब्रिटिश भारत प्रांत के और 4 मुख्य आयुक्तों के और 93 सदस्य रियासतों से शामिल होने थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका 389 हो जाएगा। किस अधिनियम ने ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार करने की अनुमति दी थी? कल भी मैंने आपको समझाया था और मैंने जोड़ा भी था कि क्यों भाई। इसके बाद क्या हुआ, जनजातीय स्तर पर बहुत सारे विद्रोह हुए, क्योंकि जनजाति जो हैं वो जंगल, ज़मीन और धर्म के लिए कर गए। बहुत ज़्यादा उनमें अभी भी पाया जाता है कट्टरता। तो ये सही भी होता है भाई, अब जनजाति अपने हिसाब से रहेंगे ना, हम उनके ऊपर अपना धर्म क्यों थोपे। लेकिन इसके कारण से चूंकि मिशनरियों को सरकार ने अब खुली तौर पर समर्थन देना शुरू किया और प्रमोट किया कि आप धर्म का प्रचार कीजिए। उन्हें लगा कि अगर लोग ईसाई बन जाएंगे तो लोग अंग्रेजी राज के समर्थक हो जाएंगे, लेकिन ऐसा था नहीं। तो इसके कारण से ये कब शुरू किया गया? ये तो 1813 के एक्ट में इसको शुरू किया गया। 1813 की एक और खासियत थी कि इसमें 1 लाख रुपए रखा गया। किसके लिए भाई? तो ये रखा गया भारत में एजुकेशन को प्रसारित करने के लिए, एजुकेशन के प्रचार प्रसार के लिए, शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए ये 1 लाख रुपए का प्रावधान किया गया था। अगर कभी आपको इंटरेस्ट हो, मैं ऐसे ही बता रहा हूँ, तो वर्ल्ड हिस्ट्री में 1801 ईस्वी से लेकर के या 1798 1797 जब फ्रांस की क्रांति शुरू होती है तब से लेकर के नेपोलियन के उदय के बाद से आप कहाँ तक का पढ़ें? तो 1825 तक का पढ़ें कार्यकाल। तो आप जोड़ पाएंगे कि किस प्रकार से जब नेपोलियन का वहाँ पर उदय होता है यूरोप में, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट की जो भारत को लेकर के पॉलिसी थी वो चेंज होने लग जाती है। कभी डिटेल में किसी और हिस्ट्री के वीडियो में इसको समझाऊंगा, क्योंकि ये वर्ल्ड हिस्ट्री के हिसाब से कनेक्ट करेंगे तो और ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा आपको मॉडर्न हिस्ट्री में। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। 1935 का अधिनियम के तहत स्थापित संघीय न्यायालय के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। यह 1937 में स्थापित किया गया था। इसके पास अपील का मूल और अपीलीय क्षेत्राधिकार था। इस न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध अंतिम अपील प्रीवी काउंसिल में की जाती थी, प्रीवी काउंसिल यानी कि लंदन में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तीनों के तीनों स्टेटमेंट यहाँ पर सही दिए गए हैं, सही पूछा गया है, तीनों कथन यहाँ पर सही दिया गया है। 1935 के अधिनियम के बारे में पूछा गया है। और एक चीज़ है, 1935 का जो अधिनियम है इसके द्वारा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो है ये भारत की जो पुरानी संसद भवन की बिल्डिंग थी उसी में यह काम कर रहा था, वहीं पर स्थापित किया गया था। बाद में सुप्रीम कोर्ट की अलग बिल्डिंग बनी है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डी। 1935 का अधिनियम तहत संघीय न्यायालय 1937 में स्थापित किया गया। ये भी फैक्ट याद रखिएगा, कब स्थापित हुआ है? 1937 में। इसके पास संघीय इकाइयाँ फेडरल यूनिट से संबंधित विवादों पर मूल क्षेत्राधिकार, सिविल और आपराधिक मामलों पर अपीलीय क्षेत्राधिकार था, अपील के जरिए उस पर सुनवाई कर सकता था। हालांकि प्रीवी काउंसिल अंतिम अपीलीय प्राधिकरण बनी रही। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। 1793 के चार्टर एक्ट के तहत में निम्न से कौन सा प्रावधान किया गया था? 1793 के चार्टर एक्ट है ये। इसमें कंपनी के कर्मचारी को वेतन को भारतीय राजस्व से भुगतान करने का प्रावधान किया गया। क्या ऐसा था?
कि भाई कंपनी के कर्मचारियों का वेतन भत्ता जो है वो भारत से जो राजस्व सृजित होगा उससे किया जाएगा। इसने मद्रास और बम्बई के गवर्नर को कुछ मामले में गवर्नर जनरल के नियंत्रण से मुक्त कर दिया। इसने कमांडर इन चीफ को गवर्नर जनरल के परिषद का सदस्य होना अनिवार्य कर दिया। अगला है कि इसने गवर्नर जनरल को परिषद के किसी भी सदस्य के बिना कार्य करने की शक्ति प्रदान की। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। इसने कंपनी के कर्मचारियों के वेतन इत्यादि जो हैं उसको भारत के राजस्व पर लाद दिया। जब बाद में दादा भाई नौरोजी लिखते हैं अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, तो उसमें ड्रेन ऑफ वेल्थ का जो थ्योरी देते हैं तो उसमें ये भी समझाते हैं कि किस प्रकार से भारत से धन संपत्ति को बाहर ले जाया जा रहा है। तो उसमें एक जो तरीका है धन संपत्ति को यहाँ से बाहर लेकर जाने का, वो ये भी है कि अंग्रेज़ के जितने कंपनी कर्मचारी सब काम करें, सबका वेतन भत्ता भारत के ही राजस्व से जाता है। तो यानी कि यहाँ से सारा धन ले जा रहे हैं वो लोग। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। अगर आपको इसी प्रकार के एमसीक्यू को क्लिक करके आंसर निकाल कर प्रैक्टिस करना हो तो आप जुड़ सकते हैं। बहुत मामूली सा फीस है, आप उसमें प्रैक्टिस कर सकते हैं एग्ज़ाम के दिन तक। एग्ज़ाम से एक दिन पहले तक डे बाय डे का है। वीक में कम से कम 600 एमसीक्यू मैं आपको प्रैक्टिस करवाता हूँ सब्जेक्ट वाइज। ओके, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। जुड़िएगा, काफ़ी बेहतर रहेगा। 1793 चार्टर एक्ट ने महत्वपूर्ण प्रावधान किया। बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों और कर्मचारियों को उनके वेतन का भुगतान भारतीय राजस्व द्वारा किया जाएगा। कल मैंने समझाया था आपको कंट्रोल कौन करता है, तो पॉलिटिक्स हमेशा कंट्रोल करती है। पॉलिटिक्स हमेशा कंट्रोल करती है, राजनीति कंट्रोल करती है। तो कंपनी के राजनीतिक कार्यों के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया था। और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो है कंपनी के व्यापारिक काम के लिए बनाया गया था। तो ये याद रखिएगा, इसका आंसर याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए 49 नंबर है। निम्न से किस अधिनियम ने पहली बार महिलाओं को मतदान का अधिकार दिया? वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इसका किस्सा भी है बंधुओं, 1919 का भारत सरकार अधिनियम। दरअसल में महिलाओं को मतदान देने की शुरुआत यूरोप में भी न्यूजीलैंड इत्यादि जितने भी ऑस्ट्रेलिया वगैरह हैं जो वेस्टर्न वर्ल्ड कहलाता है, उसमें भी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान या उसके बाद ही शुरू हुआ है। हुआ क्या, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में सारे पुरुष जो सैनिक थे वो चले गए युद्ध पर, तो रह गई महिलाएं वहाँ पर। तो पहली बार उनको महसूस हुआ कि महिलाएं भी काम कर सकती हैं, क्योंकि सारे पुरुष युद्ध पर चले गए थे। पुरुषों की लगभग आबादी युद्ध लड़ रही थी उस समय, बहुत बड़े युद्ध थे वो। तो पहली बार उन्हें महसूस हुआ कि जो महिलाएँ हैं वो काम कर रही हैं, तो उन्हें वोट का भी अधिकार मिलना चाहिए। तो कुछ सेलेक्टेड महिलाओं को किसके आधार पर, तो एजुकेशन के आधार पर या कर कितना चुका रहे हैं इसके आधार पर उनको वोटिंग का अधिकार दिया गया था। तो उसके बाद ही पूरे दुनिया में महिलाओं को वोटिंग का अधिकार मिला, प्रथम विश्व युद्ध के बाद ही। तो इसका आंसर बी हो जाएगा, इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला सवाल, कैबिनेट मिशन योजना 1946 के तहत संविधान सभा में शामिल होने के लिए प्रांतीय सीटों का वितरण किस आधार पर किया जाना था? प्रांतीय सीटों का वितरण किस आधार पर किया जाना था? तो 50 का आंसर हो जाएगा सी। जनसंख्या का आधार पर किया जाना था। जनसंख्या, हर 10 लाख की जनसंख्या पर एक सीट निर्धारित की गई थी। 51 नंबर है कि निम्न से किस अधिनियम ने कंपनी के वाणिज्यिक और राजनीतिक कार्यों को पहली बार स्पष्ट रूप से अलग कर दिया? ये मैंने कल करवाया था, 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट, जिसके द्वारा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल गठित किया गया था। बोर्ड ऑफ कंट्रोल गठित किया गया था। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत केंद्र में विधायी शक्तियों किस आधार पर विभाजित किया गया था? किस आधार पर? तो 52 का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाए। केंद्र में कोई विभाजन नहीं था, शक्तियों का विभाजन केवल प्रांत में किया गया था। आरक्षित और हस्तांतरित के आधार पर इसको विभाजित किया गया था प्रांतों में। प्रांत हो गया जैसे बिहार प्रांत है ना, जैसे भारत देश हो गया उसका प्रांत हो गया बिहार। तो केंद्र के स्तर पर नहीं है विभाजन, राज्य के स्तर पर शक्तियों का विभाजन किया गया। राज्य में जो गवर्नर होगा उसकी काउंसिल और राज्य का जो लेजिस्लेटिव होगा उसकी काउंसिल। ठीक है, स्पष्ट होना चाहिए, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। संघ के स्तर पर, केंद्र के स्तर पर जो विभाजन हुआ है बंधुओं, वो 1935 के एक्ट के द्वारा किया गया विभाजन 1935 के एक्ट के द्वारा किया गया है। तो ये भी याद रखिएगा, इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला सवाल है कि किस अधिनियम ने गवर्नर जनरल वाइसराय को पहली बार भारतीयों को अपने कार्यकारी परिषद के सदस्य के रूप में नामित करने की अनुमति दी? तो 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम के द्वारा दिया गया था। इसका आंसर बी हो जाए। कुछ सवालों का रिवीजन भी मैं करवाऊंगा। कैबिनेट मिशन योजना के संदर्भ में निम्न से कौन सा कथन सही नहीं है, ये पूछा जा रहा है आपसे। इसका आंसर पर देखिए क्या है। इसलिए संविधान सभा के लिए आंशिक रूप से निर्वाचित और आंशिक रूप से मनोनीत निकाय का प्रावधान किया। इसने ब्रिटिश भारत के 3 समूह ABC में विभाजित करने की सिफारिश की, नहीं पूछा जा रहा है।
इसने भारत के लिए गणराज्य की मांग को स्वीकार किया। इसने एक अंतरिम सरकार की स्थापना का प्रावधान किया। तो यहाँ पर हो जाएगा सी इसका आंसर। गणराज्य के लिए मांग कर इत्यादि को स्वीकार नहीं किया गया था। कैबिनेट मिशन ने डोमिनियन स्टेटस की पेशकश की थी। डोमिनियन स्टेटस का मतलब कि अभी भी संप्रभु नहीं हुआ है भारत। संविधान लागू होने के बाद हम संप्रभु हुए हैं। पाकिस्तान में संप्रभुता उस डोमिनियन स्टेटस कब तक बना रहा है? तो 1953-54 तक आई थिंक पाकिस्तान जो है डोमिनियन स्टेटस बना रहा है, क्योंकि उसको संविधान बनाने में अधिक समय लगे। भारत ने जल्द संविधान लागू किए थे। डी बासु की अगर आप किताब पढ़ेंगे ना पॉलिटी की, तो उसमें आपको दिख जाएगा कि पाकिस्तान बहुत बाद में डोमिनियन स्टेटस का दर्जा हटा है उसके यहाँ से। तो गणराज्य की नहीं मिली थी। मिशन एक संघ और अंतरिम सरकार का प्रावधान किया गया था कैबिनेट मिशन में, और प्रांतों को समूह ग्रुप ABC में बांटा गया था। ग्रुप ABC में बांटा गया था। इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला सवाल है, किस अधिनियम ने बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता में उच्च न्यायालय का स्थापना का प्रावधान किया था? 1833 का चार्टर एक्ट, 1858 का भारत सरकार अधिनियम, 1861 का भारतीय परिषद अधिनियम, 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। 1861 का भारतीय परिषद अधिनियम, इसका आंसर सी हो जाएगा। 1935 के भारत सरकार अधिनियम के तहत निम्न से किस निकाय का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होता था? तो प्रांतीय विधायी सभाओं जो थी, प्रांतीय विधानसभा, प्रोविजनल लेजिस्लेटिव असेंबलीज जो थी, इनका चुनाव प्रत्यक्ष तौर पर होता था। लेकिन वहाँ पर सार्वभौमिक मताधिकार नहीं था, यूनिवर्सल वोटिंग का नहीं था भाई, क्योंकि सेलेक्टेड लोगों को धन संपत्ति के आधार पर, रॉयल फैमिली से बिलोंग करती इस आधार पर, एजुकेशन के आधार पर कुछ सीमित लोगों को भारत में दिया गया था वोटिंग का अधिकार। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला सवाल है 57 नंबर, किस अधिनियम ने सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के जनक के रूप में लॉर्ड मिंटो को मान्यता दी? ये 1909 का एक्ट है। एक ही प्रकार के सवाल को अलग अलग तरीके से पूछा जा सकता है आपसे, ठीक है। और भारत के विभाजनकारी जो है वो राजेंद्र प्रसाद जी ने लॉर्ड मिंटो को माना है कि भारत के विभाजन का बीज इसी आदमी ने बोया था। ओके, अगला किताब है, अगला सवाल एक चीज़ और है, किताब से याद आया कि राजेंद्र प्रसाद जी की किताब का क्या नाम है? जो उनकी किताब है जिसमें उन्होंने बताया है, उस किताब का क्या नाम है? प्रमुख व्यक्तित्व, जैसे राजेंद्र प्रसाद जी हैं, सुभाष चंद्र बोस हैं, महात्मा गांधी हैं, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी हैं। तो इनसे जुड़े हुए किताब, जवाहरलाल नेहरू जी हैं, इन्होंने अगर कोई किताब लिखा है, इनकी कोई बायोग्राफी है, वो किसके द्वारा लिखा गया है, ये सब आपको पता होना चाहिए। ये बेसिक फैक्ट होते हैं और ये याद होना चाहिए बिल्कुल, ठीक है। अगला है, निम्न से कौन सी विशेषता क्रिप्स मिशन 1942 में शामिल नहीं थी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? संविधान सभा में ब्रिटिश भारत और रियासत दोनों का प्रतिनिधित्व होगा। ब्रिटिश सरकार द्वारा नया संविधान स्वीकार किया जाने के बाद भारत को संघ से अलग होने का अधिकार होगा। युद्ध के दौरान वायसराय की कार्यकारी परिषद को तुरंत एक भारतीय मंडल में परिवर्तित किया जाएगा। भारत को डोमिनियन स्टेटस दिया जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर सी हो जाएगा। सी इसका आंसर हो जाएगा। पूछा जा रहा है कौन सा शामिल नहीं था? तो युद्ध के दौरान वायसराय की कार्यकारी परिषद को तुरंत एक भारतीय मंत्रिमंडल में परिवर्तित किया जाएगा, ये नहीं था। सारी बातें इसने बोला था युद्ध के बाद ही हम करेंगे। इस हिसाब से भी आप इसको अलग कर सकते थे, इस हिसाब से भी आप इसको अलग कर सकते थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला सवाल है कि 59 नंबर के 1935 के भारत सरकार अधिनियम के तहत किस निकाय ने संघ और प्रांतीय विधायिका के लिए कानूनी शक्तियां का विभाजन किया था? इसका आंसर हो जाएगा 1935 का अधिनियम के द्वारा ही किया गया था, और उस समय कोई बड़ा एक्ट ऐसा नहीं आया था अलग से। 1935 का अधिनियम में क्या क्या चीज़ें शामिल थी? इसमें जो गोलमेज सम्मेलन हुआ उसके प्रावधान भी शामिल थे। इसमें साइमन कमीशन जो आया उसने भी कुछ रिकमेंड किया, तो उसके प्रावधानों को भी शामिल किया गया था। इन सभी के प्रावधानों को जोड़ करके फिर मैकडोनाल्ड जो है उसके द्वारा लाया जाता है कि भाई भारत में एससी कम्युनिटी को अलग धर्म का दर्जा दिया जाए, उनको हिंदुओं से अलग किया जाए। तो इस प्रकार की चीज़ों का भी प्रावधान को इसमें शामिल करने का प्रयास किया गया था। तो इसका आंसर याद रखिएगा, ए इसका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, किस अधिनियम ने भारत व्यापार के संबंध में ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को पूरी तरीके से समाप्त कर दिया? तो ये था 1833 का चार्टर एक्ट। 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा एकाधिकार को पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया गया। इसका आंसर बी हो जाएगा।
61 नंबर है कि 1919 के भारत सरकार अधिनियम के तहत निम्न से किस प्रांत ने द्विसदनीय विधानमंडल को अपनाया? किस प्रांत ने अपनाया 1919 के? तो इसका आंसर हो जाएगा बंगाल व बम्बई ने। इसका आंसर ए हो जाएगा, द्विसदनीय प्रांत को इन्होंने अपनाया था। 1919 के अधिनियम ने प्रांतों में द्वैध शासन शुरू किया, लेकिन प्रांतों में द्विसदनीयता का उल्लेख नहीं किया। हालांकि 1935 के अधिनियम के तहत 6 प्रांत बम्बई, मद्रास, बंगाल, संयुक्त प्रांत बिहार और असम ने द्विसदनीयता को अपनाया था। इसका आंसर ए हो जाएगा। इसको जरूर याद रखिएगा। तो आज के वीडियो में भी हमने 30 क्वेश्चन 31 करीब में कंप्लीट किए हैं। कल के वीडियो में इसके आगे के सवालों को हम लोग करेंगे। कल जितने भी हैं कल इस सेट को पूरा कर लेंगे। कल 100 MCQ तक हम लोग कर लेंगे। तो 3 दिन में ये वीडियो कंप्लीट हो जाएगा। और इसके साथ मैं साइंस भी शुरू करूँगा अभी। तो मॉडर्न हिस्ट्री, साइंस एक साथ लेकर के चलेंगे। देन हम लोग करेंट अफेयर के MCQ भी प्रैक्टिस करेंगे। ध्यान से अगर आप वीडियो देखेंगे, इंटरेस्ट लेंगे, तो मैं बहुत सारे MCQ करवाऊँगा। थैंक यू सो मच आप सभी का वीडियो देखने के लिए।